जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है और उस फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 4 आज शुरू होगी। आई होप पिछली 3 वीडियो को देखकर आपको मज़ा आया होगा और अच्छे से परसेंटेज चैप्टर को समझ पाए होंगे आप कि कैसे हम परसेंटेज चैप्टर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और किस किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हमने पिछली क्लास में। तो दोस्तों, आज भी हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे और आज हमारा परसेंटेज जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे आज का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। मैंने ए बी रूल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लास 1 में पढ़ाया है, जो जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ए बी रूल वाला कॉन्सेप्ट, उसी बेस पर आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको अच्छे से ए बी रूल का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए इज़ अ इनकम इज़ 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच % लेस देन इनकम ऑफ ए। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कुछ नहीं है, इसमें ए बी रूल का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है मैं एक बार आपको फिर से दोबारा समझाता हूँ कि ए बी रूल होता क्या है। ठीक है, ए बी रूल वैसे कुछ नहीं है, बस रिवर्स हो जाता है। अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाता है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट है जैसे इसने कहा कि 25%, माना कि ए है, ठीक है, और ये बी है। कह रहा है कि ए की इनकम 25% अधिक है बी से। सपोज दैट 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यदि बी का मान 4 है तो 4 पर 1 अधिक है तो ए कितना होगा, 5। फिर इसने कहा कि हाउ मच % लेस देन इनकम ऑफ ए। बी की इनकम ए की इनकम से कितने % कम है। तो कितने % कम है, 1। ठीक है, 1% कम है। कितने पर, बी से पूछा है, बी से कंपैरिजन पूछा है, बटा में 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 5 से हम 20 को काटेंगे, 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 20%। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्याम इनकम इज 20% लेस देन राम। हाउ मच इज राम इनकम मोर देन श्याम इन परसेंटेज टर्म। कह रहा है कि श्याम की जो आय है वो राम की आय से 20% कम है। प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत दे देंगे। तो सेम है ए बी रूल पे। जैसे श्याम, ये श्याम है और ये राम है। ठीक है, अगर श्याम की इनकम 20% कम है राम से, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/5 होगी या नहीं होगी। ठीक है, यदि श्याम की इनकम कम है राम से कितनी, मान लो कि अगर श्याम की इनकम 4 है, ठीक है, मानो कि अगर, सॉरी 1 मिनट, अगर हमने कहा कि अगर श्याम की इनकम 20% कम है राम से, अगर राम की इनकम 5 है तो श्याम की कितनी हो जाएगी, 4। अब पूछा है कि राम इनकम मोर देन श्याम कितने % है, तो श्याम की आय कितनी कम हो जाएगी उसकी राम से, तो कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, कितने पर, 4 पर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 4 से हम 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। तो कितने प्रतिशत कम है,
राम क्या है, श्याम क्या है, इसे 25%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ marks of Kejriwal is 33.3% less than Yogi, then marks of Yogi is how much percent more than of that Kejriwal। ठीक है, कह रहा है कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारे केजरीवाल जी है और ये हमारे योगी जी है। तो आइए हम देखते हैं कि केजरीवाल योगी से कितने वोटों से हार जाता है प्रतिशत में, वो देखते हैं। चलो ठीक है, मान लो कि 33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था 33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, अगर योगी के 3 मार्क्स आते हैं तो केजरीवाल के कितने आएंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, तो कह रहा है कि तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, +1। कितने पर, किससे, केजरीवाल से, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 से 100 को काटेंगे कितने टाइम बाद, 50। तो कितना प्रतिशत योगी के मार्क्स ज़्यादा है, 50%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे ए बी रूल पे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन पैरीमीटर एरिया वॉल्यूम। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर भी हर एक एग्जाम में सवाल आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कभी बोल देगा कि एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, कभी पूछ देगा पैरीमीटर कितना इंक्रीज हो जाएगा, कभी बोलेगा वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो डिफरेंट तरीके के सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पर कैसे सवाल बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ साइड ऑफ एन, देखो सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग सवाल करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने कहा कि एरिया कोई रेक्टेंगल है या कुछ भी स्क्वायर है, ठीक है, किसी भी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का अगर एरिया इंक्रीज होता है तो एरिया किस में इंक्रीज होता है, मीटर स्क्वायर में। लेकिन अगर मैंने कहा कि पेरीमीटर इंक्रीज होता है तो पेरीमीटर मीटर में होता है, डायगोनल भी मीटर में होता है। ठीक है, केवल और केवल एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में इंक्रीज होगा। अगर मैं बोलूँगा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मीटर क्यूब में होगा। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम 2 बार लगाएंगे सक्सेस। यहाँ सिंगल जो टर्म्स एक बार यूज वही उतने ही बढ़। मान लो कि मैंने कहा कि अगर रेक्टेंगल की साइड 10% बढ़, मान लो स्क्वायर की साइड 10% बढ़ी तो उसका पेरीमीटर कितना बढ़ेगा, भाई 10% ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि किसी एरिया का इतना % बढ़ गया है, साइड इतना बढ़ गया, तो रेडियस इतना बढ़ गया, तो मैं बताऊँ सरकमफेरेंस कितना बढ़ गया, तो भाई सेम ही बढ़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम पूछते हैं तो अलग, फिर 3 बार लगेगा। ठीक है, तो वही है। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज पेरीमीटर एंड डायगोनल। ओके, देखो कह रहा है कि यदि एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड जो है 10% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10% इंक्रीज हो जाती है। तो बोला है कि पेरीमीटर कितना होगा इसका इंक्रीज। पेरीमीटर, ये अगर 10% साइड बढ़ जाती है हमारी तो पेरीमीटर कितना होगा। मैंने कहा साइड भी मीटर में होती है तो पेरीमीटर भी मीटर में होता। तो अगर साइड 10% बढ़ रही है तो पेरीमीटर भी कितना होगा, 10% बढ़ेगा। तो पेरीमीटर भी कितना बढ़ जाएगा, 10% हो जाएगा। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। और फिर पूछा है कि डायगोनल भी मीटर में होता है तो डायगोनल भी कितना बढ़ जाएगा, इसका 10% बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 20% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस एरिया। ओके, ठीक है, कह रहा है कि यदि एक सर्कल है जिसका रेडियस 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है तो उसका सरकमफेरेंस कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr मीटर में। ठीक है, 2πr। अगर रेडियस 20% बढ़ रही है तो सरकमफेरेंस भी कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। अगर यहाँ वॉल्यूम पूछता या स्क्वायर पूछता तो अलग केस था, लेकिन वो भी हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मीटर, अगर कोई चीज़ यूनिट मीटर में है तो वो इतना मीटर में परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो दूसरी वाली चीज़ भी कितने
मीटर में बढ़ेगी, ठीक है। तो देखेंगे सरकमफेरेंस कितना बढ़ जाएगा इसका, इसका भी 20% बढ़ जाएगा, ये डायरेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन एरिया। देखो अभी मैंने पीछे पेरीमीटर और डायगोनल सिखाया, अब यहाँ पर एरिया कैसा एरिया चेंज होता है देखें। सक्सेसिव मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, और मैंने बताया आपको सक्सेसिव मेथड क्या होता है, x प्लस एक्स वाई बटा में 100, ठीक है, और ये परसेंटेज होता है, ये होता है सक्सेसिव। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया सक्सेसिव, ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पहली क्लास में बता रखे हैं। कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो क्लास 1 को देखे, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5% देन द परसेंटेज इंक्रीजिंग एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यदि किसी वर्ग की भुजा 5% वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, साइड एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब 2 बार सक्सेसिव लगेगा। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर पहले 5% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, ठीक है, 2 बार बढ़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 और 5 10, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 5 5 10 हो गया, और ये देखो प्लस 5 पंजे 25 और बटा में 100, ठीक है। 10 प्लस 100 से 25 को भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.25, और 10 में 0.25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10.25%। इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 8%, तो नेट एरिया में इफेक्ट क्या आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको अगले स्लाइड पे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसने कहा, क्या कहा, पीछे एक मिनट, इसने कहा कि लेंथ 12% बढ़ गई और ब्रेथ 8% घट गई। सपोज दैट लेंथ जो है वो 12% इंक्रीज हो गई और ब्रेथ जो है वो 8% डिक्रीज हो गई। तो बोला है कि एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया में क्या चेंज आएगा। चाहो तो आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन जो है वो सिंपल फ्रैक्शन है, तो हम इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन होती तो हम रेशियो से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन दी है तो हम सक्सेसिव से करेंगे इसको, ठीक है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला प्लस एक्स वाई बटा में 100 ये होता है, ठीक है। अब देखो 12 प्लस 8 ये फॉर्मूला होता है, 12% बढ़ा और ब्रेथ कितनी 8% घटी, तो माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। -12 × 8 अपॉन में 100, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 12 में से 8 गया 4। अब देखो, ठीक है, -12 × 8 96, 96 डिवाइडेड बाय 100, 4 - 0.96। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखोगे कितना आएगा, इसका 4, 10 में 4 6 0 और ये 3 बच जाएगा, तो 3.04% इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये पहला इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 3.04% इंक्रीमेंट होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड बाय इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एरिया। कोई बात नहीं, आते हैं इसको सॉल्व। ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में शिफ्ट होगा, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए, जैसे कहा, इसने कहा कि लेंथ पहले जो है वो कितनी बार इंक्रीज हुई है, लेंथ 8%, ओके 8% क्या हुई, इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज हुई है। और ब्रेथ जो है वो कितनी इंक्रीज हुई है, 10% इंक्रीज हुई है, 10% डिक्रीज हो गई है, सॉरी। अब देखते हैं नेट एरिया में, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, सिंपल फ्रैक्शन है तो हम उससे कर सकते हैं इसको,
सक्सेसिव मेथड से। तो देखते हैं सक्सेसिव मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इंक्रीज हुआ, माइनस डिक्रीज हुआ, माइनस का साइन आएगा, -8 × 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 10 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2, -8 दाम 80, 80 बटा में 100, 1 0 से 1 0 ख़त्म। अब देखो -2 -0.8 कितना, 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8, 0.8 आया। ओके, अब इससे ऐड करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 में 0.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 2.8, कितना आ जाएगा 2.8%, माइनस मतलब निगेटिव आएगा, डिक्रीज होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एरिया, -2.8% डिक्रीमेंट आ जाएगा इसके एरिया में। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेशियो मेथड। मैंने क्या कहा कि अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन दी हो तो आप सक्सेसिव से जाइए, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हो तो आप रेशियो मेथड जाइए, रेशियो मेथड बेस्ट है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3% and its height is reduced by 16 integer 2/3%. Find the percentage change in area of a triangle. ओके कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता होगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया के बहुत निकालने के फॉर्मूले हैं ट्राइंगल के, जैसे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सेमी पेरीमीटर आधा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल का अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कहा कि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। ये कह रहे हैं कि अगर बेस 33 सही 1/3% भाई बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है 16 इंटीजर 2/3%, तो एरिया कितना परसेंट इफेक्टिव होगा। चलो देखते हैं। मैंने क्लास फर्स्ट में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई थी कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, और 16 इंटीजर 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। मैंने कहा कि बेस अगर पहले 3 था अब कितना हो गया 4, और मैंने कहा कि हाइट अगर पहले 6 थी तो अब कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई 5, ठीक है। तो अब एरिया निकालना है हमको, एरिया कितना परसेंट चेंज होगा। देखो 6 × 18 और 5 × 20, कितने का चेंज आया 2 का चेंज, कितने पर चेंज आया भाई 18 पर चेंज आया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। 9 दूनी 18, तो 100/9 भाग देंगे तो कितना आएगा 11 9 99 और 1 9, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, परसेंट चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। 11 इंटीजर 1/9% करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वॉल्यूम। पहले हमने क्या पढ़ा, पेरीमीटर में क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंज होगा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, एरिया, ठीक। उसके बाद हम आएंगे वॉल्यूम वाले पे, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और टाइप वाइज लेके आया हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, breadth is increased by 30% and height decreased by 50%. Find the effective volume. ओके देखो तीनों चीज़ें दे रखी है, मतलब क्यूबॉइड दे रखा है आपको, बोला कि इंक्रीज हुआ लेंथ 20%, ब्रेथ 30% एंड हाइट 50%, ओके। अब देखो भाई, ये देखो अगर लेंथ 20% इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ जो है आपका वो 30% इंक्रीज हो रहा है, तो और हाइट जो है आपका वो 50% इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया में क्या चेंज आएगा। देखो आप इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। देखते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है,
और 30% की 3/10 और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2 ये होती है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है आपको? देखते हैं, यहाँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा, इसने क्या कहा था हमको कि 20% वाला दे रखा है, इतने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको थी दे 1/5 पता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता है 3/10 होती है, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू भी पता है आपको 1/2 होती है, यही होती है। अगर मैंने कहा कि लेंथ जो है वो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 6, और ब्रेथ जो है वो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13, होगी या नहीं होगी? पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13 हो गई। ठीक है, अब देखो हाइट डिक्रीज हो गई भाई, पहले 2 थी अब 1 हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, चाहो तो आप यहाँ से काट सकते हैं, 2 से 3 बार काटा, और 10 की गुना 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 50। अब 13 की 3 के साथ करें 13 ते 39, कितने की कमी आई भाई? 11 की कमी आई। कितने की कमी आई? 11 की कमी आई। यहाँ पर कितने पर? 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 50 से 100 काटेंगे 2 बार, और 11 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 22%। कितना आएगा 22%। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। इस पर स्टार मार्क कर लो भाई, हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। प्राइस फेमस है, एसएससी और रेलवे का ये फेमस क्वेश्चन है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाला। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। एक बार दोबारा फिर समझा देता हूँ मैं, अगर समझ नहीं आया होगा आपको इससे पहले प्रीवियस वाली क्लास में, तो यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आगे लाइफ में कभी डाउट ना हो। ठीक है, तो देखते हैं। रिलेशन समझ जाएगा ना आप, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले सबसे पहले आपको रिलेशन समझना है तीनों टर्म में। अगर आपको रिलेशन समझ में आ गया, कैसे ये चेंज होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है, कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। देखो 3 चीज़ें हैं इसमें, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। मैंने कहा फर्स्ट जो इस पे क्वेश्चन बनता है, आपको क्या करेगा एग्जामिनर? एक्सपेंडिचर बोलेगा कि भाई देखो एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, मेरा रेट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो मुझे जायज़ सी बात है, अगर किसी भी मार्केट में किसी भी चीज़ का दाम बढ़ता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। मान लो कि आप मार्केट गए, आप टमाटर लेने गए, और वहाँ आपको 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, तो आप एक बार सोचो कि यार 100 रुपये किलो टमाटर है, तो आप बल्कि 100 का ना लेके कम लेके आओगे, आप 50 का लेके आओगे। मतलब क्या करिए आपने? कंजप्शन कम किया, मतलब खपत कम की। मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एग्जामिनर क्या करेगा? आपको बोल देगा कि भाई एक्सपेंडिचर मेरा सेम है, कांस्टेंट है, प्राइस मेरा इंक्रीज हुआ, तो बताओ कितने की खपत कम करनी पड़ेगी, कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर रेट मेरा बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा, अगर मेरा रेट घटेगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे चीज़ों को। तो ये क्या है? आपस में इन्वर्स, डायरेक्टली है, इन्वर्स रिलेशन। जैसे मैंने कहा, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो प्राइस होगा वो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा किसका? कंजप्शन के। दाम बढ़ेगा लोग कम खरीदेंगे, दाम घटेगा लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखते हैं। दूसरा क्या कहेगा कि आपको बोलेगा, अब ये नहीं बोलेगा यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अब इक्वल रखेगा। बोलेगा कि मेरे को 2 चीज़ दे देगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। मेरे को बोला कि प्राइस निकालो, प्राइस कैसे होगा, और आपको क्या करेगा कि एक्सपेंडिचर दे देगा और कंजप्शन दे देगा। बोलेगा कि एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, खपत जो है वो 20% कम हो गई। तो आपको क्या करना है? प्राइस निकालने के कंजप्शन से भाग देना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आपको कंजप्शन पूछेगा तो कंजप्शन निकालने के बाद एक्सपेंडिचर में भाग देना पड़ेगा प्राइस से। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई बस, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है।
If the price of a petrol increased by 19% and Sunita intend to spend only additional 12% on a petrol, by what percent should the reduce the quantity of petrol purchased? ठीक है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैंने कहा कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। ओके ठीक है, देखते हैं अगले स्लाइड पे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, 19% प्राइस इंक्रीज हो गया। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 19% प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 19%, ठीक है, इंक्रीज हुआ। ओके, और इसने क्या कहा है, एक्सपेंडिचर एडिशनल 20% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज नियर रिड्यूस, ठीक है। और ये बोला कि एक्सपेंडिचर कितना है, 12% ऐड करना पड़ा। ओके 12% क्या करना पड़ा आपको, एक्सपेंडिचर जो है वो 12% और अधिक खर्च करना पड़ा आपको, ठीक है। तो बोलेगा कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो देखो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो प्राइस 19% इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर 12% इंक्रीज हुआ। मान लेते हैं कि अगर प्राइस मेरा 100 था पहले, तो 100 से कितना हो गया भाई, 119, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एक्सपेंडिचर जो है वो पहले 100 था, अब 12% उसने और इंक्रीज हो के कितना हो गया, 112, ठीक है। अब मुझे कंजप्शन निकालना, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको कि कंजप्शन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में भाग देना पड़ेगा, प्राइस से देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक भी हमने कर लिया, भाग देते हैं। 100 में भाग देंगे, ये एक्सपेंडिचर ऊपर लिखेंगे और नीचे इसका प्राइस का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। तो ये 100 से 100 खत्म, ये 119 इधर आ जाएगा, तो 119 इधर आ जाएगा, तो 119 और रेशियो 112, ठीक है। अब देखो कितने की कमी गिरावट आ गई, 7 की गिरावट आई, कितने पर, 119 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ तक समझ आया। अब देखो 7 से 119 कितने बार करता है, 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 17 बार, तो ये कितना 1/17 टाइम कट गया। अब देखो 100/17 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 पंजे 50, 17 चंग ज़्यादा चला जाएगा, 102 होता है, 17 5 बार जाएगा, 5.88 अप्रॉक्सीमेशन कितना आएगा, इतना, लेकिन 5.88, मतलब नियरेस्ट किसके, 6 के, कितना है, 6 के नियरेस्ट है। एक मिनट, नियरेस्ट कितना है, 6 के, तो कौन सा ऑप्शन, क्या आंसर हो जाएगा, 6, अप्रॉक्स कितना आंसर आएगा, 6, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन आफ्टर 12% डिक्रीज, द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। सक्सेसिव से कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी था जिसकी बेचारे की 25% पहले वृद्धि हुई सैलरी में, फिर 12% की कमी आ गई, लॉकडाउन लगने के कारण 12% की कमी आ गई। तो बताओ कि वेतन प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। देखते हैं, सक्सेसिव से करेंगे इसको। पहले क्या करी, 25% भाई इंक्रीज हुई भाई की सैलरी, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद 12% की कमी आ गई। तो देखेंगे 25 गुना 12 बटा में 100, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। 25 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 माइनस, ठीक है, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, और ये कि 4 से 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, 3, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 में से 3 जाएगा 10 आ जाएगा, तो कितना परसेंट के डिग्री में, 10%, मतलब इंक्रीज हुई 10%। अब प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज होता है, तो कौन सा, 10% की इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सक्सेसिव रेशियो मेथड,
ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है सेम ऐसा ही है, बस ये सक्सेसिव रेशियो मेथड है, नाम चेंज कर दिया, क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही कह रहा है। देखो क्वेश्चन देखो क्या अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। आइए इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझाते हैं। द प्राइस ऑफ अ सेवलॉन इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द कंबाइंड इंक्रीमेंट ऑफ टोटल प्राइस। सेम सक्सेसिव से कर सकते हैं भाई, पहले 20% बढ़ा, फिर उसके बाद 10% बढ़ा, प्लस अब यहाँ पर दोनों चीज़ बढ़ी है तो प्लस आएगा, अगर एक चीज़ घटती है एक चीज़ माइनस करती है तो उसके अकॉर्डिंग साइन आता है। यहाँ दोनों चीज़ इंक्रीज होती है तो डायरेक्ट प्लस होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक समझ आया। अब देखो 20 और 10 30 हो गया, ठीक है, 10 + 20 30 हो गया। अब देखो यहाँ पर 30 हो गया, चलो प्लस 200 और डिवाइडेड बाय 100 तो कितना बच जाएगा 2। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, 2 × 2 आ गया, तो 30 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 32%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है सीएचएसएल का। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। अ पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज 50%, सब्सक्वेंटली इंक्रीज 50%, बाय व्हाट मच परसेंटेज डज द सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई है, बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। भाई देखो पहले उसके सैलरी में 50% की कमी हो गई कमी 50% की, ठीक है, यहाँ 50% की कमी हो गई, ठीक है, फिर 50% की वृद्धि हो गई, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक समझ आया भाई। ये माइनस है प्लस है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और 50 × 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 के 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 25%। 25 नेगेटिव साइन तो आएगा तो डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 25, नेगेटिव साइन आएगा तो 25% का क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 5 × 25 25 माइनस साइन आएगा तो 25% का डिक्रीमेंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हो जाती है, तो परिवर्तन चेंज कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को ना आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, x² बाय 100 लग सकता है ये वाला फॉर्मूला। अगर देखो यहाँ पर भी लग सकता था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगा, देखो यहाँ थोड़ा सा अलग चेंज है, क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ आपको थोड़ा सा x का वेतन दिया हुआ है, यहाँ पर आप पर्सन की दे रखा है, यहाँ x का वेतन दे रखा है। तो यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाऊँ x² तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी निकल जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको इस वाले मेथड से करके दिखाया, एक क्वेश्चन मैं इस वाले मेथड से करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन दोनों ही सेम है, ठीक है। चाहे आप में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। अगर रेट सेम है, अगर रेट डिफरेंट है तो फिर आप सक्सेसिव ही लगाओगे, अगर रेट सेम है तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, x² बाय 100। इसमें हमेशा डिक्रीज़ होता है, हमेशा क्या होता है डिक्रीज़ होता है, ठीक है। मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है आपको। अब ये देखो 20% बढ़ा फिर घटा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। मैंने क्या बोला हमेशा डिक्रीज़ होता है इसमें, और बटा में 100, तो 2 जीरो से जो जीरो खत्म, -4% का क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला अगला जो कॉन्सेप्ट है रिवर्स है, रिवर्स केस है जो हमने इससे पहले पढ़ा है। देखो सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, कंजप्शन ऑफ अ व्हीट इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 50%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अ प्राइस। देखो प्राइस पूछा है, अब यहाँ पर क्या पूछा है प्राइस। आपसे कंजप्शन जो है वो 20% क्या हो रहा है,
इंक्रीज, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्या पूछा है आपसे, प्राइस। तो मैंने जस्ट बताया कि अगर प्राइस, पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे हम, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। मतलब यदि कंजप्शन जो है पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 6। और एक्सपेंडिचर अगर पहले 50, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा, 3। तो प्राइस निकालने के लिए मेरे को क्या है कि एक्सपेंडिचर में भाग देना पड़ेगा, किससे, कंजप्शन से। तो 2/5 डिवाइडेड बाय 6, 3/6 ये होगा। यहाँ तक समझ आया। अब देखो, ये 3 से 2 बार कट गया, और 2 दूनी 4, और 5 इधर चला गया, तो 4:5 आ गया। प्राइस कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का, कितने पर, 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। 4 से 100 कितने बार कटेगा, 25 टाइम, तो कितना परसेंट होगा, 25% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है सीरीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड वाला जो होता है सीरीज कॉन्सेप्ट, ये भी स्टार मार्क कर लो भाई, पॉपुलेशन बेस्ड वाला सवाल भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000 इफ it is increasing at the rate of 10% every year, then population of city after 2 year is। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कह रहा है कि 10% की रेट से बढ़ रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर फर्स्ट ईयर में 10 से 11 हो गई, सेकेंड ईयर में भी भाई 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। मतलब कितनी हो गई, 100, और कितनी हो गई, 121। अब भाई ये कितने का मान है, पहले दे रखी 2 साल पहले की 2500, 25,000, कितना गुना है, 250 गुना। कितना गुना है, 250 गुना। और 121 का 250 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30,250। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, बट अनदर स्टूडेंट हु गॉट 32% मार्क्स गॉट 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। ओके, कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है और अनुत्तीर्ण हो जाता है वो, ठीक है। परंतु अन्य जो दूसरा जो छात्र है वो 32% अंक लेकर आता है और पासिंग मार्क्स से भी 42 अंक और अधिक लेके आता है, तो टोटल मार्क्स कितने थे। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके अलग अलग तरीका होते हैं। एक होता है बेसिक, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। देखो, कह रहा है कि पहला जो स्टूडेंट है वो 20% मार्क्स लेकर आता था, कितने मार्क्स से फेल हो गया, 30 मार्क्स से, ठीक है। फिर अगला जो स्टूडेंट था वो 32% मार्क्स लेकर आता है और कितने अधिक लेकर आता है, पासिंग मार्क्स से 42, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस परसेंटेज को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और ये वाले जो मार्क्स है ये आपको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो 12% है, अगर ये 12% का मान 72 है, आपको 100% का मान ही तो पूछा, टोटल मार्क्स ही तो पूछे, तो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान 72, कितना गुना होगा भाई, 6। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में 12, ठीक है। डिवाइड में कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब 12 से 72 कितने बार जाएगा, 12×6 72,
तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600 टोटल मार्क्स आ जाएंगे, टोटल मार्क्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जॉन got 20% marks in an examination and failed by 10 marks. In the same examination, Jack got 35% marks, which were 20 more than the minimum passing marks. Find the percentage marks maximum required to mark. Okay, देखते हैं इसमें क्या होता है। 3 केस बनते हैं, एक पूछता है आपसे टोटल मार्क्स, और एक पूछता है आपसे परसेंटेज मार्क्स, और एक पूछता है आपके डिफरेंट कि जो फेल हुआ है पर्सन है उसके वो कितने मार्क्स लेकर आया। ठीक है, तो 3 टाइप बनते हैं इसमें। तो सेकंड टाइप ये है, इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो जॉन जो है वो क्या करता है, 20% मार्क्स लेकर आता है और कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 10। और जैक जो है, ठीक है, जो जैक है अपना जैक जो है वो कितने लेकर आता है, वो आपका 35% मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, तो कितने मार्क्स से अधिक लेकर आता है, 20। सेम प्रोसेस करेंगे इसका भी, 35 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15% कितना, 30। अगर 15% का मान 30 है, ठीक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 15% का मान 30 है। अब देखो 30 है, ठीक है, अब देखो 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, भाई 2 गुना है तो 200% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 गुना है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200। मतलब ये क्या हो गया, टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स आ गए। लेकिन आपसे टोटल मार्क्स नहीं पूछे, आपसे पूछे हैं कि मतलब वो कितने मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, मिनिमम मार्क्स पूछे आपसे, परसेंटेज मार्क्स कितने लेकर आया वो। ठीक है, वो देखेंगे आप। अब देखो 200 मार्क्स वो लेकर आए, पासिंग मार्क्स कितने हैं वो निकालेंगे। सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स निकालेंगे यहाँ से, पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स निकालेंगे। पासिंग मार्क्स के 200 का कितना निकालेंगे, 20%। 200 का 20%, 200 का निकालेंगे 20%। पासिंग मार्क्स निकालना है हम सबसे पहले, उसके बाद पासिंग परसेंटेज। तो 200 का 20% निकाल रहे हो आप, +10, तो कितना आ जाएगा, 50। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये खत्म, 20 दूना 40, 40 में 10 जोड़ोगे तो 50 आया। अब पासिंग परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। देखो पासिंग परसेंटेज कितने, 200 टोटल थे, लेके कितने आया वो, 50 मार्क्स। जब भाई 200 में से वो 50 मार्क्स लेके आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 50 को कितनी बार काटेंगे, 25। तो कितने परसेंट मार्क्स लेके आ रहा है पासिंग मार्क्स, 25%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। अच्छा सवाल है ये, इलेक्शन पे भी एक सवाल फिक्स है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आता ही आता है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफरेंट स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है कि अगर इलेक्शन से सवाल आ रहा है तो एनी टाइप पर सवाल आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इलेक्शन बेस के क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमको और क्वेश्चन को समझना है, फिर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, द वन हु गॉट 88% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी 684 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। ठीक है, कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए, 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों से बहुमत से जीत गया, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देखो हम 100% मान के करेंगे इसको, हम बेसिक से नहीं। जैसे मैंने कहा कि भाई इलेक्शन चल रहे थे, 100% अपने आप में कोई चीज़ 100% है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक विनर होगा और एक लूज़र होगा। मान लो ये विनर था और एक लूज़र था। विनर जो है, विनर को 88% वोट मिले, कितने मिले, 88%। तो हारने वाले को 100 में से कितने मिलेंगे, 12%।
आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, जब विनर को 88% मिले, 100 का 88% मिला, और उसका लूज़र को 12% वोट मिले, 12% वोट मिले, तो वो 684 मतों फुल बहुमत मत से जीत गया। अब यहाँ पर यहाँ तो नंबर में 684 कह रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितना है, 88 में से 12 घटाएंगे कितना जाएगा, 76। और ये 76 ही परसेंट का वैल्यू दे रहा है कि 684, ये 76% का ही मान आपको 684 दे रखा है, ठीक है। 684 की वैल्यू, ये आपके 76 की वैल्यू है। आपको पूछा है कि टोटल वोट कितने थे, 100% का मान पूछा है, 100% का मान पूछा है, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 76 से भाग देंगे इसमें, देखो ये 684 किस 76 का कितना गुना है, 9 गुना, 9 9 6 जा 54, कैरी 5, और 9 7 जा 63, 5 ऐड करें तो 68, तो कितना गुना है, 9 गुना। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 900। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 900 जो है टोटल वोट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये ICR मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सिंपल है, सेम वैसा ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, ठीक है। तो और यहीं परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है CPU में, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और अच्छा सवाल है, एक टाइप ये फिक्स है कि ये जो सवाल है ये आता ही आता है, ठीक है, ये सवाल आपका आता ही आता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है डिफरेंट एग्जाम में, CGL, SSC, CHSL, रेलवे वगैरह में ये इस टाइप का सवाल एक फिक्स है कि आता ही आता है, ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन पढ़ो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ देयर वोट्स, voter list did not cast their vote and 80 voters cast their ballot paper blank. The winner secured 45% of all the voters in the list. He got to 80 votes more than his rival. The number of voters on the list was. देखो कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए, ठीक है। वो वोट देने तो गए लेकिन उनका मन ही नहीं किया वोट देने का, तो उसने बैलेट पेपर को क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जो जीतने वाला था ना, उसको 45% मत प्राप्त हुए, और विरोधी जो है वो 280 मतों से जीत गया। तो बोला मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है हमको। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इसको। अच्छा सवाल है। देखो मान लो कि आप 100% कोई चीज़ है, हम 100% से ही करेंगे सब चीज़, बेसिक से नहीं जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि उसने 20% इनवैलिड हो गई, तो कितना बच गया, 80%, 80% बच गया होगा। जब 20% टोटल वोट 100% थे, उसमें से 20% इनवैलिड हो गया, तो कितने बच गए वैलिड वोट, 80%, 80% वैलिड वोट बच गए, ठीक है। 80% कितने वैलिड वोट बच गए। अब देखो ये क्या है, 20% जो है इनवैलिड हो गए थे, 20% क्या हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे, ठीक है। अब देखो आगे बोलो, ठीक है। आगे कहा देयर 80 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, 80 जो वोटर्स है उसने बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया मतलब 80% लोग थे, उनमें से 80 लोगों ने क्या कर दिया, बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ये जो विनर था उसको 45% मत प्राप्त हुए, मतलब ये जो वोट थे इनका 45% किसको मिला, विनर को, और ये लूजर होगा। तो 45% मत प्राप्त हुए इसको, विनर वाले को। तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, 80 का 45 इसको मिल गए, तो हारने वालों को कितने मिल गए, 35% वोट, 35% वोट। मान लो कि यदि मैं ये 80 वोट हारने वाले को देता, तो इनके बीच का जो हारने वाले जो मतलब जितने वोटों से ये जीतता वो गैप कम हो जाता, मानते हो। अगर ये 80 वोट में इस हारने वाले को दे दूं तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब इनके बीच का गैप कितना है, 10 का, अगर मैं 10% मत से हारा था, अगर मैं ये हारने वाले को दे दूं मतलब +80
बराबर में टोटल कितने थे, 280 वोटों से जीता ये, जीता तो कम वोट से जीता फिर ये, अगर मैं 80 वोट पहले उसको दे देता हारने वाले को। ठीक है, तो अब देखो 10%, एक मिनट, देखो क्या कहा मैंने, देखो 10% ये है, 80 इधर चला जाएगा, 280 से माइनस होगा, मैंने कहा 10% बराबर कितना हो जाएगा, 200। आपसे 100% का मान पूछा है, जब 10% का मान 200 है तो 100% का, अगर ये 20 गुना है तो 100% का मान 20 गुना है तो कितना हो जाएगा, 2000। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आपसे 100% का मान ही तो पूछा था, 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 2000 हो जाएगा। ठीक है, 100% का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में परसेंटेज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, इससे बाहर परसेंटेज नहीं है। अगर किसी एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराएंगे आपको। अब अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज शुरू करने का हमारा एक ही मोटिव था कि अगर आपको अर्थमेटिक में कमांड करनी है तो आपको सबसे पहले परसेंटेज स्ट्रांग होना चाहिए। बिना परसेंटेज के आप अर्थमेटिक में अच्छे से कमांड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा क्लास को देखकर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आई एम श्योर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।